नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से तो ये जरूरी है ही, लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो चलिए इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। क्या किसी एक विचार का, एक आइडिया का कोई मालिक हो सकता है? बस यही सवाल बौद्धिक संपदा की बिल्कुल जड़ में है। यानी जो भी चीजें दिमाग से पैदा होती हैं, उन पर किसका हक है? आज इसी की परतें खोलेंगे। आज हम 4 हिस्सों में इस टॉपिक को समझेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये बौद्धिक संपदा है क्या चीज़। फिर इसके इतिहास पर एक नज़र डालेंगे। उसके बाद भारत में इससे जुड़े जो 8 खास कानून हैं उनको देखेंगे, और आखिर में समझेंगे कि कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरू करते हैं इसकी सबसे बेसिक परिभाषा से कि ये बौद्धिक संपदा अधिकार मतलब आईपीआर होते क्या हैं। तो देखिए, परिभाषा बिल्कुल साफ है। अगर कोई अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से कुछ बनाता है, चाहे कोई आविष्कार हो या कोई रचना, तो उसे एक तय समय के लिए कानूनी तौर पर उसका मालिक बना दिया जाता है। यहाँ पर 2 शब्द सबसे जरूरी हैं। एक तो कानूनी स्वामित्व और दूसरा बुद्धि की रचना। मतलब इसमें कोई किताब, कोई गाना या कोई नई मशीन, सब कुछ आ जाता है। लेकिन सोचिए, आज का जमाना डिजिटल है। एक क्लिक में कोई भी चीज कॉपी होकर कहीं भी पहुंच सकती है। ऐसे में इन अधिकारों को बचाकर रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, और इसी वजह से इस टॉपिक को समझना और भी जरूरी हो जाता है। अच्छा, अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये जो एक आइडिया पर मालिकाना हक का कॉन्सेप्ट है, ये आखिर कानून कैसे बना। इसका इतिहास जानना एग्जाम्स के लिए भी बहुत काम का है। ये टाइमलाइन आईपीआर की पूरी कहानी बताती है। देखिए, बात शुरू हुई 1818 में, जब पहली बार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शब्द का इस्तेमाल हुआ। फिर 1883 और 1886 में पेरिस और बर्न कन्वेंशन हुए, जिनसे एक इंटरनेशनल ढांचा बना। 1967 में WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बना। लेकिन जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था 1995 में, जब WTO के तहत ट्रिप्स अग्रीमेंट हुआ। ये तारीखें और शॉर्ट फॉर्म्स जैसे WIPO, WTO और ट्रिप्स, इन्हें तो अच्छे से याद कर लीजिए। ये परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ सबसे काम की बात यह है कि 1995 के ट्रिप्स समझौते ने दुनिया के सभी सदस्य देशों के लिए ये जरूरी कर दिया कि वो अपने देश के कानून भी इसके हिसाब से बनाएं, और इसी समझौते की वजह से भारत जैसे देशों में आज के आईपीआर कानून बने। और जैसे ही ट्रिप्स समझौते की बात आती है, कहानी सीधे भारत पर आ जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इस इंटरनेशनल समझौते को पूरा करने के लिए हमारे देश में क्या-क्या किया गया। तो अपनी इंटरनेशनल जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भारत ने मुख्य तौर पर 8 कानून बनाए। जी हां, पूरे 8। ये रही वो 8 कानूनों की लिस्ट। कॉपीराइट एक्ट 1957 से कहानी शुरू होती है और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 तक जाती है। अब इन्हें याद रखने का एक आसान सा तरीका हो सकता है। इन्हें दशकों में बांट लीजिए, जैसे एक 50 के दशक का, एक 70 का, फिर 2 90 के दशक के और बाकी 2000 के बाद के। ऐसे में ये लिस्ट याद करना आसान हो जाता है। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम आईपीआर के 3 सबसे आम टाइप को समझेंगे। इनमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हैं कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। ये टेबल इनके बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। देखिए, कॉपीराइट कला और साहित्य की रक्षा करता है, जैसे कोई गाना या किताब। भारत में ये बनाने वाले की मौत के 60 साल बाद तक चलता है। वहीं पेटेंट जो है वो नए आविष्कारों जैसे कोई मशीन या दवा को बचाता है, और ये आमतौर पर 20 साल के लिए होता है। और ट्रेडमार्क वो किसी कंपनी के लोगो या ब्रांड के नाम की हिफाजत करता है, जिसे हर 10 साल में रिन्यू कराना पड़ता है। कॉपीराइट को लेकर एक और बहुत जरूरी बात है, ये किसी विचार के एक्सप्रेशन को बचाता है, यानी उसे जिस तरह से पेश किया गया है उसे बचाता है, न कि खुद उस विचार को। मतलब प्यार के आइडिया पर कॉपीराइट नहीं मिल सकता, लेकिन प्यार पर लिखी गई किसी की अपनी कविता या गाने पर जरूर मिल सकता है। जो चीजें पहले से मौजूद हैं, जो सार्वभौमिक सच हैं, उन्हें रजिस्टर नहीं किया जा सकता। और हाँ, पेटेंट के भी 3 मेन टाइप होते हैं। पहला है यूटिलिटी पेटेंट, जो टेक्नोलॉजी या मशीनों के लिए होता है। दूसरा है डिज़ाइन पेटेंट, जो किसी चीज़ के खास डिज़ाइन के लिए होता है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी में। और तीसरा होता है प्लांट पेटेंट, जो पेड़ पौधों की नई किस्मों के लिए दिया जाता है। ये सब जानना इस विषय की समझ को और गहरा कर देता है।
और आखिर में हम उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था, लेकिन अब एक नए नजरिए के साथ। आज के इस डिजिटल दौर में जहां कोई भी जानकारी एक पल में दुनिया भर में फैल सकती है, क्या सच में बौद्धिक संपदा को बचाना मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में हम सब के लिए बहुत मायने रखेगा।